अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 2002 की फरवरी और आने वाले कई दिन तक इंडिया के सूबा गुजरात में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फसादात शुरू हुए। काफ़ी दिन तक जारी रहे और जब ये थमे तो टोटल जो कत्ल व गारतगरी का वहाँ पे एस्टीमेट लगाया गया वो तकरीबन 2200 से 2500 लोगों का था। और उन 2200 से 2500 लोगों में जो मेजोरिटी थी, यानी कि 2/3 से भी ज़्यादा जो मेजोरिटी थी वो मुसलमानों की थी। मुसलमान कत्ल हुए वहाँ पे। और जब इसके मुतालिक इन्वेस्टिगेशंस की गई तो बड़े होशरुबा और बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले वहाँ पे इंकशाफात हुए। जो सबसे पहली चीज़ सामने आई वो ये थी कि जी वहाँ की सिक्योरिटी को मेंटेन करने वाले इदारे और वहाँ के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उनको ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जिसके चीफ मिनिस्टर आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो उस वक्त उसके चीफ मिनिस्टर थे, उनकी हिदायत के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ये हिदायत थी खुफिया तौर पे कि आपने इन दंगे फसादात में बिल्कुल भी इनको नहीं रोकना और होने देना है। और ये भी इतलात हैं कि बल्कि उन वहाँ पे जो शिद्दत पसंद हिंदू थे जो इसका कत्ल व गारतगरी में इन्वॉल्व थे, उनको कुमक भी पहुँचाई गई, उनको असला भी पहुँचाया गया। और जो जब इंकशाफात सामने आए तो डायरेक्टली जो जिम्मेदार ठहराया गया सर्टन हलकों की तरफ से, वो नरेंद्र मोदी को ठहराया गया कि नरेंद्र मोदी की वहाँ पे ये सारा काम हुआ और उनको बुच्चर ऑफ गुजरात का खिताब मिल गया, यानी कि गुजरात का कसाई का उन्हें खिताब मिल गया। ये आज ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक BBC की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई है जिसका टाइटल है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। उसमें उन सारे वाक़यात का अहाता किया गया कि कैसे मोदी साहब इस काम में इन्वॉल्व थे और कैसे ये सब काम हुआ, कौन कौन लोग कौन कौन हल्के इन्वॉल्व थे और इसकी रीज़न्स क्या थी। और उसमें बहुत सारे मुसलमानों का इंटरव्यू दिखाया गया जिन्होंने वो सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा था और अपने बहुत सारे प्यारों को उसमें खोया था। उनके इंटरव्यू दिखाए गए, वो रोते थे उसमें कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ उस वक्त। ये डॉक्यूमेंट्री बहरहाल इंडियन अथॉरिटीज़ फ़ौरन से पहले हरकत में आई, उन्होंने इंडिया में इसको बैन कर दिया। बल्कि ना सिर्फ बैन कर दिया बल्कि उन्होंने ट्विटर पे बहुत सारे मशहूर लोगों ने जिन्होंने इसको ट्वीट किया था, 40 से 50 ट्वीट्स भी ट्विटर को रिक्वेस्ट करके उन्होंने डिलीट करवाई इंडियन गवर्नमेंट ने। कोई विकल्प नहीं है। यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठार करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। देखिए ये फरसे हैं, ये विधर्मियों की गर्दन काटने के लिए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Narendra Modi has promised to build a new India. But what does that mean for the millions of people who belong to its largest minority? This regime wants to disenfranchise the Muslims and make India a Hindu nation. हर हर महादेव। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गवर्नमेंट अगर अपने ही लोगों को कत्ल करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो वो जो कत्ल होने वाले लोग हैं उनकी बेबसी, उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत और उनकी बेबसी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। थोड़ा सोचने की देर है। ये काम हुआ। ये काम होने के बाद जो शिद्दत पसंद हिंदू थे या जो हॉकिश एलिमेंट्स थे हिंदुओं के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना सेवियर समझा, उनको पॉपुलरिटी, उनको मकबूलियत की बुलंदियों पे चढ़ा दिया और इस वजह से आने वाले दिनों में वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनकर दुनिया के नक्शे पे उभरे। और अब वो इस वक्त वो अपनी सेकंड टर्म यूज़ कर रहे हैं, सेकंड टर्म एंजॉय कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप की। ये सारा काम तो हो गया। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो उन्होंने जो जुल्म बर्बरियत गुजरात में की थी एक छोटे इलाके में, वो पूरे इंडिया में वो जुल्म बर्बरियत फैल गई। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके फंडामेंटल राइट से महरूम कर दिया। इस वक्त कर्फ्यू की सिचुएशन है वहाँ पे, हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे लोगों के मरने की इतलात सामने आती रहती हैं। मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया से वाकिफ़ है कि 25 से 30 करोड़ की माइनॉरिटी अकलियत मुसलमानों की इंडिया के अंदर महफूज नहीं है, उनको दीवार से लगा दिया गया। हर दूसरे चौथे दिन वहाँ पे मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट्स आती हैं कि किसी हिंदुओं के पथरे हुए हजूम ने किसी एक मुसलमान को पकड़ के जुल्म बर्बरियत करके और उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया। अभी कल ही की रिपोर्ट के मुताबिक एक पथरे हुए हजूम ने कल फिर मॉब लिंचिंग किया और एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। फिर कल ही की एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें एक दलित कम्युनिटी, इंडिया की एक दलित कम्युनिटी के शख्स को छोटी मोटी चोरी करने के जुर्म में उसकी
टांगों से रस्सी बांध कर उसको दरख्त से लटका के बुरी तरह जुल्म का निशाना बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के चेहरे से सेकुलर होने का निकाब उतारती हैं कि इंडिया इसका सेकुलर कंट्री नहीं है, बल्कि इस वक्त तो वहाँ के जो राइट विंग के हिंदू तबके हैं उनकी तरफ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हिंदुज़म को इंडिया का स्टेट रिलीजन करार दिया जाए। अगर यही सारे हालात रहे तो इंडिया का जो एक डेमोक्रेटिक तशख़्ख़ुस है वो बुरी तरह मसख़ होगा। इंडिया ने जो थोड़ी बहुत तरक्की की है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया ने जितनी तरक्की की है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मिसाली नहीं है। चाइना उससे आबादी में अब कम रह गया, लेकिन चाइना उससे फार 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 अहेड है, बहुत आगे उससे। तो जो उसने तरक्की की है वो तरक्की का सफ़र यहीं पर रुक जाएगा। और जो भी उसने तरक्की किया अपने सेकुलरिज्म के चेहरे की बेस के ऊपर उसने वो तरक्की की है। लेकिन जब दुनिया देखेगी कि वहाँ पे ये हालात हैं तो दुनिया अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे रोक देगी। दुनिया जब इन्वेस्टमेंट रोकेगी तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी आएगी, वहाँ पे क्योस एनार्की की सिचुएशन हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी जब अपने रोटी खाने से महरूम हो जाए, वहाँ पे दो वक्त की रोटी नसीब ना हो, तो वहाँ पे अफरा तफरी फैलना चंबे की बात नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ ना ही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है ना ही पूरी दुनिया के हक़ में बेहतर है कि इतना बड़ा मुल्क जो है वो अनारकी में चला जाए, वहाँ पे अफरा तफरी फैल जाए, उनकी माशी हालत बड़ी दगर में हो जाए। लेकिन ये बड़ा एक लाइकली चीज़ है, बड़ी पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। अगर यही हालात रहे तो इंडिया के हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में ख़राब ही होंगे। अगर हम इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में बेशक इस वक्त लोगों के पास जो है वो माशी ज़राए बहुत कम हो चुके हैं, माशी वसाइल बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और बहुत सारे पाकिस्तान की आबादी को शायद दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट ये चीज़ अप्रिशिएट नहीं की जाती, लोगों की तरफ से अप्रिशिएट नहीं की जाती। लोग इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करते कि यहाँ पे हजूम जो है वो कोई किसी शख्स को पकड़ कर मार दे। गाहे बगाहे यहाँ पे भी ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन पूरी कौम उसको की मजम्मत भी करती है, उसके खिलाफ खड़ी होती है। इसलिए यहाँ पे इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान में सर्टन जगहों पे जैसे कि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में या जो नॉर्दर्न कबायली इलाके हैं, जो शुमाली कबायली इलाके हैं, वहाँ पे शायद कभी कभी शोर शुस्ती हो, वहाँ पे दहशतगर्दों का धावा बोल देते हों, कभी कभी दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो जाते हों, लेकिन ये बहुत कम अब इस वक्त बहुत कम हो चुके हैं। इस पर काबू पाया जा चुका है और उसमें अवाम ने अपना पूरा सपोर्ट किया, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, और पूरा रोल प्ले किया। अवाम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान में जैसे भी हालात हों, लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट किसी भी माइनॉरिटी को इस तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है जैसे कि इंडिया में। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखते हैं जी कि यूएई के कल एक डिग्नेटरी ने पाकिस्तान में तशरीफ़ लाना। अब यूएई के एक डिग्नेटरी ने आना है तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस्लामाबाद में जब वो डिग्नेटरी आएंगे तो इस्लामाबाद का कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, गवर्नमेंट का ऑफिस, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का ऑफिस, कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल कल को खुला नहीं होगा, सारा कुछ बंद होगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो डिग्नेटरी आ रहे हैं उनकी तबाह नाजुक पे कोई चीज़ गरा ना गुजर जाए। और उन्होंने करने क्या आना है वो शायद सारे लोग जानते हैं कि वो हमने उनसे डॉलर लेने हैं, हमने उनसे डॉलर मांगने हैं। जब भी कोई चीज़ मांगनी हो किसी से, जब कोई खैरात मांगनी हो तो हमेशा उसको फैसिलिटेट करने के हर तरीके से चीज़ें इंश्योर की जाती हैं और वही काम हो रहा है। और ये हमारी वही एक भीख मांगने की जो एक रिवायत बड़े अरसे से चली आ रही है, वो उसी का ये तसलसल है जो कल हमारी सूरत में है कि आप पूरे पाकिस्तान को जैम कर दें और आप फैसिलिटेट करें ताकि हमें कुछ डॉलर मिल सके, हमारा काम चल सके। और ये खैरात मांगने का जो माइंडसेट है, इसी की वजह से पाकिस्तान इस वक्त आज ये इस हाल में है कि पाकिस्तान में जो है वो डॉलर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं और पाकिस्तान हाथ फैला फैला के फिर रह के हमें डॉलर किसी तरह दे दें। ये मेहनत ना करके मांगने की आदत की एक निशानी है जो कि हमें नज़र आ रही है कि पूरे पाकिस्तान को आप जैम कर दें, आप सिर्फ उस डिग्नेटरी को जो है वो फैसिलिटेट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें आप कोई भी उठा के देख लें, कोई बैंकर होगा, कोई रियल एस्टेट टाइकॉन होगा या आसिफ जरदारी जैसे होंगे जिन्होंने करप्शन की बेस पे हमेशा पैसा कमाया, लोगों को दबा के जिन्होंने हमेशा पैसा कमाया। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड शख्स पाकिस्तान का अमीर आदमी नहीं है। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, पाकिस्तान में लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये सारे वो लोग हैं जो बगैर मेहनत के पैसा कमा के इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में आए हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम दूसरे ममालिक के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त उठा कर देख लें, एलन मस्क है, वो टेक इंडस्ट्री का टाइकॉन है। जेफ बेजोस है, अमेज़ॉन का वो जो है वो ऑनर है। इसी तरह आप बिल गेट्स को उठा के देख लें, माइक्रोसॉफ्ट का वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इसी तरह आप अडानी को या अंबानी को उठा के देख लें, टाटा को देख लें इंडिया में, वो सब इंडस्ट्री की बेस पे ऊपर आए हैं। और ये वो लोग हैं
जिन्होंने इंडस्ट्री में जब इंडस्ट्री के ऊपर काम किया तो ना सिर्फ वो बहुत ज़्यादा इमारत की बुलंदी पे बहुत आगे चले गए, बल्कि वो उससे पूरी पूरी कौम उठी है, उन लोगों की पूरी कौम को फ़ायदे हुए हैं। और जिस चीज़ में पूरी कौम का फ़ायदा हो उस चीज़ की वजह से अमीरी हासिल होती है ना, उसका कोई पैरेलल नहीं है। बाकी जो भी बैंकर, रियल एस्टेट टाइकॉन, जो भी अमीर है वो बड़े हॉलो ग्राउंड पे, बड़े खोखले ग्राउंड पे खड़ा हो। तो पाकिस्तान में इस तरह के अमीर लोगों की कमी है जो कि इंडस्ट्री में काम करें, यानी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिज़नेस में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह के लोगों को अमीर होने की ज़रूरत है, और इसके पीछे ज़ाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज की भी अमल दखल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल मरीम नवाज़ साहिबा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा कल तशरीफ़ लाई हैं, और उनकी आने के पीछे जो एक दो मुझे रीज़न समझ में आती हैं। एक तो ये था कि जी बेल आउट पैकेज आना था, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर की महंगाई करनी पड़नी थी, सारा कुछ करना था, और उसकी जिसकी हमें एक शेप नज़र आ गई है जी कि 35 रुपये फी लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इन सारी चीज़ों का जिक्र मैं ऑलरेडी, इन सारों का तजिया और ये सारी पेशन गोइयाँ मैं अपने पिछले 2-3-4 व्लॉग्स में कर चुका हूँ ऑलरेडी कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, सारा कुछ होगा, और वो हुआ है। तो मरीम नवाज़ का जो आने का कल मकसद नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि जी किसी तरह आके नुमाइंदगी करें मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों की, और मुस्लिम लीग नून की वजह से होने वाली तबाही की वो अवाम के जज्बात को कुछ ठंडा करने की कोशिश करें। उन्होंने कल ये बयान भी दिया कि इसहाक डार बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और ये चंद दिनों के अंदर हम मामला को ठीक कर लेंगे। हालांकि ये चंद दिनों की नहीं, ये कुछ महीनों की गेम है। लेकिन जो एक काम अजीब हुआ वो ये हुआ जी कि वो जब उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अबू धाबी में, उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्टे करना था। जब अबू धाबी में वो उतरी हैं तो एक पाकिस्तानी ने उनकी ताजपोशी किया, उनको सोने का एक ताज पहनाया। अब ये किस चीज़ की माइंडसेट की निशानदेही करता है? ये इस चीज़ की निशानदेही करता है जी कि हमारे यहाँ अभी भी शायद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को, शख्सियत पसंदी को, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ही अभी भी हमारे यहाँ कबूल किया जाता है। उसके अलावा कोई बंदा अपनी स्ट्रगल से आगे आ रहा है उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसको हक़ारत की नज़रों से देखा जाता है। तो क्वेश्चन तो ये बनता है जी कि अब वो आ रही हैं उनको ताजपोशी करके, क्या वो कोई किसी मुल्क की शहज़ादी हैं? क्या वो पाकिस्तान की शहज़ादी हैं? किसी बादशाह सलामत की बेटी तशरीफ़ ला रही हैं, आप उनकी ताजपोशी कर रहे हैं? उनकी आज तक पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत हैं? उनकी पर्सनल अपनी क्या अचीवमेंट्स हैं? कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक माइंडसेट की निशानदेही करती हैं जी कि हमारे यहाँ मेरिटोक्रेसी की बजाय शख्सियत पसंदी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस चीज़ से, और यही चीज़ हमारी आज तक की जो भी रही है, हमारी जो पसमानदगी की वजह सबसे बड़ी यही रही है कि हम सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, हम मेरिटोक्रेसी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, लोगों की हम सलाहियतों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, हम सिर्फ शख्सियत के ऊपर बिलीव करते हैं, जिसको चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा आज का व्लॉग यहाँ तक ही। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियो अपने वक्त में मिले, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।